अस्सलाम वालेकुम। आज का पैथोलॉजी लेक्चर है कार्डियक ट्यूमर्स के बारे में। जनरली स्पीकिंग प्राइमरी ट्यूमर्स ऑफ द हार्ट यानी कि जो इटसेल्फ हार्ट से ओरिजिनेट करते हैं वो रेयर है। लेकिन हार्ट में अगर मैलिग्नेंसी अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो यू शुड थिंक फर्स्ट कि मे बी इट इज़ अ मेटास्टैटिक प्रोसेस क्योंकि सेकेंडरी ट्यूमर्स जो होते हैं या मेटास्टैटिक ट्यूमर्स हार्ट के वो ज़्यादा कॉमन होते हैं। दूसरी बात ये कि प्रोग्नोसिस वाइज़ जो प्राइमरी ट्यूमर्स होते हैं वंस उनका सर्जिकल रिमूवल हो जाए तो उनका प्रोग्नोसिस बेहतर है बनिस्बत ये कि मेटास्टैटिक ट्यूमर्स हों। उनका जनरली बैड प्रोग्नोसिस होता है। लेट्स टॉक अबाउट द बिनाइन नियोप्लाज़म्स। सो मिक्सोमा ऑफ द हार्ट बेसिकली ये सबसे कॉमन प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर है एडल्ट्स में, ठीक है? ये बिनाइन होता है और ये इसका ओरिजिन जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन होता है, यानी कि मेसेंकाइमल सेल्स से ओरिजिनेट करता है। कॉमनली ये देखा गया है कि मिक्सोमास जो होते हैं वो एट्रिया में पाए जाते हैं और एट्रिया में भी जो लेफ्ट एट्रियम है उधर ज़्यादा पाया जाता है, सेप्टम वाली साइड पे नियर द फॉसा ओवैलिस। कार्डियक मिक्सोमा जो होता है वो पेडंकुलेटेड भी हो सकता है, सिसाइल भी हो सकता है। अगर ये मोबाइल है तो इसका एक रैकिंग बॉल इफ़ेक्ट होता है, वो बेसिकली टू एंड फ्रो स्विंग करता रहता है और जो वाल्व होते हैं उसके लीफलेट्स को डैमेज कर सकता है। इसके सिम्पटम्स भी इसी चीज़ से मुतल्लिक हैं। सो इट कैन हैव टेम्परेरीली माइट्रल वाल्व की ऑब्स्ट्रक्शन ये करा सकता है। जैसे-जैसे हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, इसके इस मास की मूवमेंट इस तरह से होती है कि जो माइट्रल वाल्व है ये उसको टेम्परेरीली ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सिम्पटम्स आते हैं। फिर ये कि इसकी एम्बोलाइज़ेशन भी हो सकती है, यानी कि पीस ऑफ इट कैन ब्रेक डाउन एंड कॉज़ एम्बोलाइज़ेशन एल्सव्हेयर। ऑल्सो इसके साथ सिस्टेमिक सिम्पटम्स भी होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्पटम्स इनको कहते हैं, जो कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं लेकिन दे आर कॉमन, सच एज़ फीवर एंड मलेज़। हिस्टोलॉजी के ऊपर सिंस ये कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन से है, तो इट्स बेसिकली मेसेनकाइमल ट्यूमर और उसकी जेलाटिनस अपीयरेंस होती है और अबंडेंट ग्राउंड सब्सटेंस होता है। इसमें स्टेलेट टू प्लम्प साइटोलॉजिकली ब्लैंड मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं और मिक्सोइड स्ट्रोमा होता है। पेशेंट मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस के साथ आ सकते हैं। कॉमनली देखा गया है कि सिंकपी के साथ आ सकते हैं जब मिक्सोमा माइट्रल वाल्व को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ये कुछ इमेजेस हैं व्हिच माइट हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे थोड़ी-सी कॉन्सेप्चुअल बात कर लेते हैं। डिटेल मेरी मेडिसिन वाली प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। सो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन 3 चीज़ों के अराउंड घूमती है। द फर्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्पटम्स, ठीक है? ये जनरलाइज़ से सिम्पटम्स होते हैं। द सेकंड वन इज़ एम्बोलाइज़ेशन सिम्पटम्स। एम्बोलाइज़ेशन सिम्पटम्स ये है कि अगर इसमें से एम्बुलस जो है वो ब्रेक ऑफ होके कहीं पे भी जाए, किसी भी ऑर्गन में जाए, तो वहाँ पे उसके मुतालिक, उस ऑर्गन से मुतालिक सिम्पटम्स आ सकते हैं। नंबर 3 पोज़ीशन डिपेंडेंट इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द मिट्रल वाल्व। जैसे कि मैंने कहा कि समटाइम्स वो वाल्व को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है उसकी मोबाइल नेचर की वजह से। अगर वो लेफ़्ट साइड के ऊपर है, तो माइट्रल वाल्व को ब्लॉक करेगा। अगर राइट साइड पे है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है टेम्परेरीली और उससे रिलेटेड सिम्पटम्स आ सकते हैं। जब आप इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में बना लेंगे, तो सिम्पटम्स याद करना मुश्किल नहीं है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्पटम्स क्यों हैं और कैसे होते हैं? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्पटम्स जो होते हैं वो साइटोकाइन प्रोडक्शन की वजह से होते हैं। साइटोकाइन्स जो होते हैं वो जब लिवर में और हाइपोथैलेमस में जाते हैं तो उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं। सच एज़ अगर लिवर में जाएँ तो इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्यूट फेज़ रिएक्टेंट्स, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, तो उसमें आपका एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और सीआरपी जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, इनकी प्रोडक्शन में इसका रोल है। फिर ये है कि जब हाइपोथैलेमस में ये साइटोकाइन्स जाते हैं तो डिफरेंट मैकेनिज़्म्स जो कि हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है लाइक टेम्परेचर कंट्रोल और आपका सेशाइटी और हंगर और ये सारा कुछ, तो इसको ये थोड़ा-सा चेंज करता है जिसकी वजह से फ़ीवर, वेट लॉस और लॉस ऑफ एपेटाइट और लॉस ऑफ जनरल वेल-बीइंग, मलेज़, फटीग वगैरह जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्पटम्स होते हैं। एम्बोलिक सिंड्रोम में बेसिकली ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि उसके पीसेस यानी कि एम्बोलाई जो हैं वो ब्रेक ऑफ होके इधर-उधर जा सकते हैं सर्कुलेशन में।
तो ये सॉफ्ट ट्यूमर्स होते हैं, तो इनको ब्रेक करना बहुत ईज़ी होता है। तो इनकी एम्बोलाइज़ेशन रिलेटिवली कॉमन होती है। किसी भी वेसल में ये ब्लॉक हो सकते हैं, तो उसके मुतालिक कॉम्प्लिकेशंस में स्ट्रोक, मेसेंटेरिक इस्कीमिया, रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, रीनल इस्कीमिया वगैरह हो सकते हैं। फिर आ जाता है पोज़ीशन डिपेंडेंट इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्पटम्स। सो आई जस्ट वांट यू टू पिक्चर दिस ट्यूमर इस तरह से कि काइंड ऑफ बॉब्स अराउंड, ठीक है? इट्स लाइक अ बॉल एट द एंड ऑफ अ स्टॉक, ठीक है? तो इसकी बॉबिंग अराउंड से इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, फिर वो रिलीव भी हो जाती है, फिर हो जाती है, ठीक है? तो पोज़ीशन डिपेंडेंट देखा गया है कि ज़्यादातर इसके ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्पटम्स होते हैं। इसके सिम्पटम्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा माइट्रल स्टेनोसिस को मिमिक करेंगे, क्योंकि फंक्शनली तो वही हो रहा है कि माइट्रल वाल्व जो होता है वो ब्लॉक्ड है, या स्टेनोसिस में भी ऑब्स्ट्रक्शन का एक एलिमेंट होता है ना। सो इसमें डिफरेंशिएटिंग फीचर ये है कि जब आप कंफ्यूज हो रहे हो डिफरेंशियल में, तो वन ऑफ द थिंग्स यू कैन डू इज टू सी कि वेदर दिस ऑब्स्ट्रक्शन इज इंटरमिटेंट एंड पोजीशन डिपेंडेंट। सो ऑब्वियसली जब हार्ट इस तरह से उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगी मिट्रल वाल्व में, कार्डियक आउटपुट वो नहीं रहेगा, और समटाइम्स सिंकपी हो सकती है, विच इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम। सिंकपी की वजह यह है, सिंकपी इज़ बेसिकली ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू ट्रांजिएंट ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया, यानी कि बैक वक्त पूरे ब्रेन की ब्लड सप्लाई ट्रांजिएंटली नहीं होती, जिसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, दैट इज सिंकपी। सो एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो इसका मरमर किस तरह का होना चाहिए? अब क्योंकि डायस्टली जो होती है, जिसमें वेंट्रिकल्स रिलैक्स करती हैं, उसमें आपके एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल की फिलिंग होती है, राइट? तो अगर ये एट्रियल ट्यूमर है तो इसका जो मरमर है वो डायस्टोलिक मरमर होना चाहिए। यानी कि जब ब्लड इज़ फ्लोइंग फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, उस वक़्त इसकी आवाज़ इसकी नुमायाँ होनी चाहिए। सो उसमें डायस्टोलिक रंबल हो सकता है, ट्यूमर प्लॉप साउंड हो सकती है ड्यूरिंग डायस्टोली, S1 स्प्लिट हो सकती है। द मर्मर कॉज्ड बाय एट्रियल myxoma, अगेन आई रिपीट, इज़ पोज़ीशन डिपेंडेंट। सबसे अच्छी और नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन इसको डायग्नोज करने के लिए है ट्रांस एसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी। वो इसलिए क्योंकि प्रोब जो होता है वो एसोफेगस में होता है, और वहाँ से लेफ्ट जो एट्रियम है उसका व्यू बहुत अच्छा आता है। एमआरआई और सीटी भी हेल्पफुल इन्वेस्टिगेशंस हैं। इट मे और मे नॉट कॉज कंडक्शन एरर्स, तो ज़रूरी नहीं है कि ईसीजी में फाइंडिंग्स हों। लेकिन अगर फाइंडिंग्स हो तो एट्रियल फिब्रिलेशन एक पोटेंशियल अकरेंस है। गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस ऑब्वियसली बायोप्सी के थ्रू है, और एट्रियल myxoma का ट्रीटमेंट इज सर्जिकल रिमूवल। नेक्स्ट अप, कार्नी सिंड्रोम क्या चीज़ है? ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है एट्रियल myxoma के मुतालिक। सो बेसिकली कार्नी सिंड्रोम एक फेमिलियल कार्डियक myxoma सिंड्रोम है, और 10% जो कार्डियल myxomas होते हैं वो इस सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में होते हैं। इस सिंड्रोम में जो और फीचर्स हैं उसमें आ जाता है स्पॉटी पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन एंड एंडोक्राइन ओवर एक्टिविटी। Now let's talk about another kind of benign tumor which is rhabdomyoma. ये वो प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर है जो कि बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन है, एंड ये यूजुअली दिस इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। अब ये क्यों होता है? It happens because of abnormal apoptosis of myocardial cells when the heart is developing. ठीक है? और basically it was thought to be a benign hamartoma of the cardiac muscle or malformation rather than a true neoplasm. क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा high incidence है with tuberous sclerosis. This is by the way a very important MCQ point. सो लोकेशन वाइज अगर बात करें तो ये वेंट्रिकल में ज़्यादा होता है, और इसकी प्रेजेंस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है चेम्बर की, वाल्व की। और हिस्टोलॉजिकली अगर बात करें तो रैप्डोमायोमा के कैरेक्टरिस्टिक सेल्स जो होते हैं वो स्पाइडर सेल्स होते हैं। यू कैन लुक एट दिस पिक्चर, यू कैन सी द mass in the left ventricle. Okay, now let's talk about lipoma. तो एज़ यू नो लाइपोमा जो होता है वो एडिपोस सेल्स का बिनाइन एक प्रोलिफरेशन होती है। ये इनकैप्सुलेटेड होते हैं, और इनका मोस्ट कॉमन लोकेशन जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, और राइट एट्रियम और द एट्रियल सेप्टम, ठीक है?
इसका भी बॉल वैल्व ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स हो सकते हैं। एरिथमिया भी ये करा सकता है अगर कंडक्शन सिस्टम इन्वॉल्व हो जाए। और जब ये एट्रियल सेप्टम में होता है तो इसको हम कहते हैं लाइपोमेटस हाइपरट्रोफी। देन we'll talk about papillary fibroelastoma. They are thought to be benign projections of possibly organized thrombi from the ventricular surface of semilunar valves and the atrial surface of the atrioventricular valves. अगर आपसे कोई वन लाइनर पूछे तो सबसे इम्पॉर्टेंट बिनाइन ट्यूमर्स में एट्रियल मिक्सोमा है, वो एडल्ट्स में, और ये वाला हमारा रैप्डोमायोमा जो है ये चिल्ड्रन में सबसे कॉमन है। दीज टू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। बाकी यू शुड नो दीज बिकॉज ये भी कॉमन होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन वो फर्स्ट टू हैं। Now let's talk about generally the more common category, which is malignant neoplasms. So, sarcoma. So, cardiac angiomyosarcoma or other sarcomas of the heart are similar to sarcomas found in other organs and tissues of the body. Now we'll talk about metastatic cardiac tumors. So, metastatic जैसे कि मैंने कहा प्राइमरी ट्यूमर से ज़्यादा कॉमन होते हैं, और common mets to the heart are from breast cancer, lung cancer, lymphoma, leukemia, melanoma. ये चार नाम आपको आने चाहिए। Metastasis can affect the heart itself or it can affect the pericardium. How can it spread? Hematogenously यानी कि through blood, और उसके जो स्प्रेड है जिन कैंसर्स का ज़्यादा कॉमन है वो आपके सामने है लिस्ट। ब्रेस्ट, मेलानोमा, लंग, जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मेसोथीलियोमा। फिर डायरेक्ट टिश्यू इन्वेजन हो सकती है, लंग, ब्रेस्ट, esophageal एंड मीडियस्टाइनल। Then there's lymphatic spread, leukemia, lymphoma, mesothelioma, and then venous spread, which is renal, hepatoma, lung, thyroid, leiomyosarcoma, and adrenal. So, malignancy जो कि डायरेक्ट इन्वेजन से होती है वो ऑब्वियसली पेरिकार्डियम को भी इन्वॉल्व करेगी। और जब आप इस तरह की स्प्रेड का सोचें तो आपके ज़हन में ऑब्वियसली वहाँ पे मीडियस्टाइनम में जो लोकल टिश्यू है जो कि हार्ट के अराउंड है वो ज़हन में आना चाहिए। तो लंग से आ सकता है, ब्रेस्ट से आ सकता है एंड सो ऑन। जब पेरिकार्डियम इन्वॉल्व होता है तो पेरिकार्डाइटिस होता है। मैंने पेरिकार्डाइटिस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसमें मैंने उसको डिस्कस किया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप वहाँ से देख सकते हैं। सो जब पेरिकार्डाइटिस होता है तो यूजुअली ये होता है कि वहाँ पे जो लोकल ब्लड वेसल्स होती हैं, जब ट्यूमर उनको इन्वेड करता है तो वो डैमेज होती हैं और उनसे ब्लीडिंग होती है, एंड दैट कैन कॉज ब्लीडिंग इनसाइड द पेरिकार्डियम, राइट? और हेमरेजिक पेरिकार्डाइटिस उसको कहेंगे। और अगर ये एफ्यूजन 30 to 50 ml से ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। सो पेरिकार्डाइटिस ऑब्वियसली इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, और इसकी प्रेजेंस से रिस्क ऑफ पेरिकार्डियल एफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। सो दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल सा पिक्चर योस्की में अक्सर आती है कि पेरिकार्डियल एफ्यूजन अगर आपने देखनी है तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल चेस्ट एक्सरे राइट साइड पे वो कैसा है, कार्डियक सिलुएट को देखें, और जब फ्लूइड हो जाता है पेरिकार्डियम में इकट्ठा तो इस तरह का वाटर बॉटल इफेक्ट आता है और कार्डियक सिलुएट इस तरह से इनलार्ज नज़र आता है। सो ये एक क्विक सी समरी है कार्डियक ट्यूमर्स की। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी, आपने कुछ सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड यू वांट टू फाइंड आउट मोर अबाउट कार्डियक पैथोलॉजी तो इस प्लेलिस्ट को कंसल्ट करें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।